हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। मैं रंजीत सिंह आपके अपने चैनल भरत एकेडमी से। बच्चों, आज के सेशन में हिंदी ग्रामर के अंदर हम लोग संधि पढ़ेंगे। बच्चों, सबसे पहले संधि होती क्या है। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक क्या है? हिंदी ग्रामर के अंदर संधि। ठीक है बच्चों, संधि क्या होती है? बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। ठीक है बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संधि का बच्चों शाब्दिक अर्थ होता है बच्चों मेल। ठीक है बच्चों, संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब क्या होता है बच्चों? मिलना। तो यहां पर संधि के अंदर बच्चों दो निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल, दो निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। ठीक है बच्चों, संधि क्या होता है बच्चों? संधि का अर्थ होता है बच्चों, शाब्दिक अर्थ होता है मेल। मेल का मतलब मिलना, या दो वर्णों के मेल से, या दो वर्णों के पारस्परिक मेल से, या दो निकटवर्ती वर्णों के पारस्परिक मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि बोलते हैं बच्चों। संधि जैसे बच्चों इधर ध्यान दो, जैसे ये ए प्लस ए। ठीक है बच्चों, दोनों ए हैं। अब इन दोनों को अगर आप मिलाते हैं तो बच्चों बनता है आ। ठीक है, दोनों को मिलाकर क्या बनता है? आ। अब इस ऐसे एक विकार उत्पन्न हुआ। विकार का मतलब बच्चों मैंने आपको लास्ट क्लास में बता चुका था, विकारी या विकारी शब्द। तो विकार का मतलब होता है जहां पर चेंज या परिवर्तन हो सके। तो बच्चों यहां दो वर्णों के मेल से आ बना, तो आ का क्या हुआ? विकार उत्पन्न हुआ। तो विकार उत्पन्न होने के बाद आ बना, मतलब ए का रूप बदल गया। इसी तरीके से बच्चों जैसे यहां पर ध्यान दिए, देखो ए प्लस ई। ठीक है बच्चों, अब ये है ए और ये है ई। ठीक है बच्चों, अगर हम इन दोनों को मिलाकर एक नया वर्ण तैयार करते हैं या नया शब्द बनता है बच्चों। देखो जैसे ए प्लस ई मिला के बनेगा बच्चों नया वर्ण कौन सा बनेगा? ए। ठीक है, अब ए प्लस ई मिला के क्या बना? ए। तो अब यहाँ एक नया विकार उत्पन्न हुआ, ए और ई को मिला के क्या बना? ए। तो इसी तरीके से दो वर्णों के या दो पारस्परिक या दो निकटवर्ती पारस्परिक वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे बच्चों संधि कहते हैं। अब संधि के भेद बच्चों, संधि के भेद बच्चों, संधि तीन प्रकार की होती है। ठीक है बच्चों, संधि के भेद, संधि के भेद। ठीक है बच्चों, बच्चों देखो संधि के भेद, संधि तीन प्रकार की होती है। सबसे पहली बच्चों स्वर संधि, स्वर संधि। सेकंड होती है बच्चों व्यंजन संधि। थर्ड होती है बच्चों विसर्ग संधि। ठीक है बच्चों, सबसे पहली स्वर संधि, सेकंड व्यंजन संधि और थर्ड है आपकी विसर्ग संधि। तो संधि, अब यहां पे जैसे बच्चों शब्द आया स्वर। ठीक है बच्चों, जैसे शब्द आया स्वर। अब यहां पे क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि दो निकटवर्ती वर्णों के मेल से, दो निकटवर्ती मतलब एक ये और एक ये। अब दो वर्ण है, अब ये दोनों ही वर्ण, ठीक है बच्चों, दोनों ही वर्ण कैसे होंगे? दोनों ही स्वर होंगे। जैसे बच्चों ए प्लस ई, ठीक, दोनों के मेल से क्या बना? ए। ठीक है, अब देखो बच्चों ए है,
ये भी स्वर है, ई है, ये भी स्वर है। ठीक है बच्चों, दोनों ही स्वर है। और बनने वाला वर्ण कैसा है, वो भी स्वर है। ठीक है, तो बच्चों स्वर संधि के अंदर जब दो वर्णों का मेल होता है, ठीक है बच्चों, स्वर संधि के अंदर जब दो वर्णों का मेल होता है बच्चों, तो उसमें पहले शब्द का आखिरी वर्ण भी स्वर होता है और लास्ट वाले शब्द का पहला स्वर भी पहला वर्ण भी क्या होता है बच्चों, आपका स्वर होता है। जैसे हम यहाँ पे कोई एक शब्द लिखते हैं बच्चों, जैसे हमने शब्द लिखा विद्यालय, विद्यालय। ठीक है बच्चों, अब इसका हमें संधि विच्छेद करना है। ठीक है, अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं बच्चों, तो ये कैसे टूटता है, देखो संधि विच्छेद करने पे ये टूटेगा। एक तो विद्यालय, विद्या प्लस आलय। ठीक है बच्चों, विद्या प्लस आलय। अब यहां विद्या, विद्या धा। ठीक है बच्चों, अब विद्या में क्या आएगा, यहां पे आ रहा है आ। ठीक, विद्या में क्या आ रहा है, आ, विद्या में आ रहा है आ। ठीक है बच्चों, अब यहां आ, तो यहां पे भी क्या है, आ। ठीक, अब इसको मिला के आ। अब दोनों ही आप कैसे हैं बच्चों, बड़े हैं, दोनों को मिला के बड़ा ही आ बनना है। तो यहां पे सिंपल सी बात है, यहां पर भी स्वर है, ठीक है, और यहां पर भी स्वर है। तो बच्चों अब देखो, एक शब्द तो ये हुआ विद्या, विद्या का अंतिम वर्ण कौन सा है, स्वर, और आलय का पहला वर्ण कैसा है, स्वर। मतलब दो शब्दों में पहले शब्द का अंतिम वर्ण भी स्वर और अंतिम शब्द का पहला वर्ण भी स्वर। मतलब यहाँ पे जो मेल होगा, यह जो विकार उत्पन्न होगा या जो संधि होगी बच्चों, ये संधि कैसी होगी, दोनों ही स्वर होंगे और दोनों के स्वर के मेल से एक नया शब्द कैसा बनेगा बच्चों, स्वर ही बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे विद्यालय, ये स्वर संधि का भेद, स्वर संधि का एग्जाम्पल हुआ। उसी तरीके से बच्चों जैसे ठीक है बच्चों, नहीं ये जैसे शब्द है बच्चों भानुदय। ठीक है, अब भानुदय अगर आप इसको तोड़ते हो बच्चों, तो देखो इसका अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनता है, भानु प्लस उदय। ठीक है, क्या बना, भानु प्लस उदय। तो यहां पर उ छोटा ऊ है बच्चों, यहां पर भी छोटा ऊ है, लेकिन जब ये दोनों ही स्वर या दोनों वर्ण मिलेंगे तो बच्चों यहां पे क्या बनेगा, बड़ा ऊ। ठीक है, और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगती है बच्चों, इस तरीके से। ठीक है, अब ये क्या है, भानु प्लस उदय, तो ऊ और ऊ दोनों को मिला के बड़ा ऊ। ठीक, अब यहां पे देखो जैसे भानुदय की बात हो रही है, भानु प्लस उदय दोनों का छोटा ऊ ले लिया। अब यहां पे छोटा ऊ, यहां पे ये वाला ऊ, तो बच्चों अब ये दोनों तक यहां से इनका काम खत्म। अब यहां से एक नया वर्ण बना, बड़ा ऊ। तो अब यहां से क्या बचा था, भानु, सॉरी यहां से क्या बचा था, भान, और यहां से क्या बचा था, दय। ठीक, लेकिन यहां छोटा ऊ था, यहां बड़ा, यहां भी छोटा ऊ था, दोनों ही ऊ के मिलने से बड़ा ऊ बना। तब ये बड़ा ऊ कहां पे लगेगा, न के पास, तो सिंपल से ये क्या हो गया, भानुदय। ठीक है बच्चों, इसी तरीके से जैसे एक शब्द है सूर्य प्लस उदय। ठीक है बच्चों, जैसे एक शब्द है कि सूर्य प्लस उदय। अब यहां पे सूर्य, अब यहां पे देखो बच्चों, सबसे पहला कि यहां ए है। अब जैसे यहां आप देख रहे हो सूर्य, तो सूर्य में आपको रे दिखाई देगा, ठीक है ना, सूर्य में आपको रे दिखाई देगा, और यहां पर तो ऊ क्लियर दिखाई दे रहा है। अब बच्चे यहां पर ये कंफ्यूजन करते हैं कि यहां पे तो रे है, तो यहाँ पे स्वर कहां से आया, क्योंकि रे तो व्यंजन है। ठीक है बच्चों, अब बच्चों को यहाँ समस्या होती है कि यहाँ पर तो रे लिख दिया और रे कैसा है, व्यंजन है, तो यहाँ स्वर कैसे हुआ। अब बच्चों के दिमाग में यहाँ क्या आएगा, रे, और यहाँ पे क्या आएगा, ऊ। अब समझो ये तो हो गया व्यंजन, ठीक है बच्चों, और ये हो गया स्वर, तो समस्या है ना। लेकिन बच्चों देखो, किसी भी वर्ण, विशेषकर व्यंजन, अगर हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन जब बनता है बच्चों,
तो किसी ना किसी स्वर के मेल से बनता है। अब जैसे हम बात करें, जो व्यंजन होता है बच्चों, व्यंजन का शुद्ध रूप होता है, जैसे हमने रे लिखा तो रे के नीचे यहां पे एक हलंत लगेगा। अब ये आधा रे है, ठीक। लेकिन ये जो रे है बच्चों, ये शुद्ध व्यंजन है। ये कैसा है बच्चों? शुद्ध व्यंजन। क्लियर है? ये है आपका शुद्ध व्यंजन। लेकिन यदि ये क्या आपका शुद्ध व्यंजन, लेकिन अगर हम इस ये वाला रे हो अगर यहाँ पे है, तो ये रे कैसा है बच्चों? ये रे कैसा है? इसमें है रे और प्लस ए मिला के ये बनेगा रे, ठीक। अब देखो, आप बोल के देखो, रे को बोल के देखो थोड़ा सा, रे। तो अगर आप बोलोगे रे तो ए, मतलब लास्ट में किसकी ध्वनि आ रही है? ए की। आ रही है कि नहीं आ रही है? या बोलो रा, बोलो रा। अब रा बोलोगे तो रा में किसकी ध्वनि आ रही है बच्चों? आ की, ठीक है। अब इनके दोनों के मेल से क्या बनेगा? रा, ठीक। रा बोलोगे तो आ की ध्वनि निकलेगी, रे बोलोगे ए की ध्वनि निकलेगी, कै बोलोगे जैसे हम बोलते हैं कै, गे, बोलो गे। अब जैसे प्रैक्टिकल करके देखो, बोल के देखो, अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो बोल के देखो। जैसे बात कर रहे हैं गे, तो बोलो गे, तो लास्ट में किसकी ध्वनि निकल रही है बच्चों? लास्ट में ध्वनि निकल रही है ए की। इसका मतलब है गे, गे मतलब गे और ए दो का मेल है, गे और ए, इसका मतलब गे, ठीक। गा, या जैसे गा, ठीक है। तो यहां क्या आगा? गे प्लस आ। तो यहां ध्वनि किसकी है? आ की। तो आ, ए, गे, के। अब जैसे के, तो के, तो लास्ट में किसकी साउंड आ रहा है बच्चों? ए का, ठीक है। व्यंजन, अगर कोई सा भी व्यंजन है बच्चों, तो उसमें जो साउंड आता है वो स्वर का आता है, चाहे वो किसी भी स्वर का है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से जैसे नॉर्मल अगर हम बात करें कै खे गे गे, इसी की अगर नॉर्मल सिंपल पांचों वर्गों की अगर हम बात करते हैं, तो सब में ध्वनि जो आती है बच्चों वो एक ही आती है नॉर्मल। जैसे हम कै वर्ग की बात कर रहे हैं तो कै खे गे गे, किसी को भी ले लो आप। यहाँ पे देखते हैं बच्चों, देखो जैसे अब कै वर्ग की बात कर रहे हैं, कै खे गे घे और अने, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या बोलोगे? कै किसकी ध्वनि आ रही है? ए। खे किसकी ध्वनि आ रही है? ए। गे किसका साउंड है बच्चों? ए। घे किसका साउंड है? ए। तो इसका मतलब है व्यंजन स्वरों के मेल से बनते हैं। अब इसका मतलब है यहां पर अगर कोई भी, जैसे हमने शब्द लिखा था अभी सूर्य लिखा था ना बच्चों, सूर्य प्लस उदय, ठीक। तो सूर्य, अब इस सूर्य का लास्ट वर्ण कौन सा है बच्चों? सूर्य का लास्ट वर्ण कौन सा है? सूर्य, सूर्य। तो सूर्य का लास्ट वर्ण बच्चों ये नहीं होगा? सूर्य का लास्ट वर्ण क्या है? यह। अब यहां पे सूर्य, तो अगर आप इसको नॉर्मल बेस से बोल के देखो तो सूर्य, यही तो निकलेगा सूर्य। लेकिन शुद्ध रूप इसका ये है लिखा हुआ, लेकिन इसका साउंड आ कौन सा रहा है बच्चों? ये वाला सूर्य। इसका मतलब लास्ट में क्या आ रहा है? लास्ट में आ रहा है यह। अब यह, अगर आप यह को बोलोगे तो क्या आएगा? यह क्या आएगा? ए। तो अब इसमें भी ए। अब यहां पे ये इसका शुद्ध रूप क्या होगा बच्चों? यह प्लस ए, ठीक। तो सूर्य में यह लास्ट वर्ड क्या है? यह। और जब आप यह को बोलोगे तो यह किसकी साउंड निकलेगा? ए का। तो इसका मतलब है यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे आपका ए, ठीक। और यहां पे क्या है बच्चों? यहां पे है ऊ, ठीक। अब अगर आप इन दोनों को मिलाते हो तो बनता है बच्चों छोटा ओ, ठीक। अब छोटा ओ बनता तो इस तरीके से है, लेकिन आप बच्चों इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? आराम से लिख सकते हैं। तो अब यहां पे देखो, सूर्य प्लस उदय, ठीक। यहां पे आपका ऊ, यहां पे ए, ठीक। दोनों को मिला के क्या बना? ओ। कौन सा वाला? ये वाला, ठीक है। तो अब इसका काम तो खत्म, ठीक। अब हम इसको कैसे लिख सकते हैं? अब हम इसको, जब इसका काम खत्म है तो हम इसको सिंपल से ऐसे लिख सकते हैं ना, सूर्य, ये लिख दिया। लेकिन इस ऊ की वजह से,
ठीक है, क्या बना था ये, तो ये भी तो कहीं ना कहीं लगेगा, तो ये कहाँ पे आएगा, जहां पे होता वहीं पे आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप क्या हो गया बच्चों, सूर्योदय। क्या रूप हो गया, सूर्योदय। क्लियर है बच्चों। ठीक है, तो इसी तरीके से विकार उत्पन्न होते हैं। अब हम बात कर रहे थे स्वर संधि की। ठीक है, तो स्वर संधि के अंदर बच्चों देखो बच्चों, संधि संधि के कितने भेद थे बच्चों, 3 भेद। विसर्ग संधि, ठीक है बच्चों, व्यंजन संधि, ठीक है, और स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब यहां पे बच्चों जैसे स्वर संधि की बात है, तो ये स्वर संधि क्या, मैंने क्या बताया, इस संधि के अंदर दोनों ही वर्ण जिनका मेल होना है, दोनों ही स्वर होंगे। ठीक है ना, तो जिन निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है वो क्या होते हैं, दोनों ही स्वर होते हैं। जैसे मैंने अभी सूर्योदय बताया, विद्यालय, आपका विद्यालय बताया, पुस्तकालय हो गया, ठीक है, महेश हो गया। अब जैसे महेश शब्द है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, महा प्लस ईस। ठीक है बच्चों, नहीं इसमें छोटा वाला ही आता है। ये लिख लेते हैं देव प्लस इंद्र। ठीक है बच्चों, जैसे देव प्लस इंद्र लिख लिया, तो यहां देव व मतलब ए और यहां पर ई। ठीक है बच्चों, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, इनके मेल से बनेगा ये या ये। ठीक है, तो अब यहां से ई का काम खत्म, तो अब क्या हो जाएगा, अभी हो जाएगा दे, ये लिख दिया, लेकिन ये यहां से ई खत्म, तो यहां ए बना, तो ए कहां आएगा, ये इसके पास, तो ये क्या हो गया, देवेंद्र। ठीक है, अब देखो ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, दोनों ही क्या है बच्चों, स्वर। ठीक, तो स्वर संधि के अंदर जब बच्चों दो वर्णों का मेल होता है, क्लियर है, समझ में आ रहा होगा, किसी को कोई समस्या नहीं बच्चों, यहां पर दो वर्णों का मेल, स्वर संधि के अंदर जो दो निकटवर्ती वर्णों का मेल होता है वो दोनों ही स्वर होते हैं। क्लियर है, अब यहां पे मेल होगा स्वर प्लस स्वर। ठीक है बच्चों, क्लियर है, स्वर प्लस स्वर। अब यहां पे हम बात करते हैं व्यंजन की, तो व्यंजन संधि के अंदर बच्चों, व्यंजन संधि के अंदर एक आपका स्वर प्लस व्यंजन। क्लियर है, फिर आपका सेकंड व्यंजन प्लस स्वर। क्लियर है, फिर व्यंजन प्लस व्यंजन। ठीक है बच्चों, अब यहां पे देखो व्यंजन संधि के अंदर जो मेल होता है, क्लियरली बच्चों कैसे होता है, अब उसमें से पहला वर्ण स्वर भी हो सकता है, ठीक, वो सॉरी, पहले शब्द का आखिरी वर्ण स्वर हो सकता है, लास्ट वाले शब्द का पहला वर्ण व्यंजन हो सकता है। ठीक है, या पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो सकता है, लास्ट वाले शब्द का पहला वर्ण स्वर हो सकता है, या पहले वाले शब्द का आखिरी वर्ण व्यंजन हो सकता है, या जो लास्ट वाला वो शब्द था उसका प्रथम वर्ण व्यंजन हो सकता है। मतलब यहां सिंपल सी बात समझो, यहां पर भी, यहां पर एक जैसे दो शब्द हैं, ठीक है, यहां इतना समझो, तो इस शब्द का जो ये जैसे एक दो तीन, तीन वर्ण इसमें है, एक दो तीन वर्ण इसमें है, ठीक है, तो इस वाले शब्द का जो अंतिम वर्ण है बच्चों, ये स्वर भी हो सकता है, राइट, ये व्यंजन भी हो सकता है, क्लियर है, और स्वर भी हो सकता है। ठीक है, इस वाले का भी व्यंजन हो सकता है, व्यंजन हो सकता है और व्यंजन हो सकता है। ठीक है बच्चों,
बात समझ रहे हो ना। व्यंजन संधि के अंदर एक चीज बहुत ही आवश्यक है बच्चों कि दोनों वर्णों के मेल में एक वर्ण का कंपलसरी व्यंजन होना आवश्यक है, ठीक है। लेकिन स्वर संधि के मेल में दोनों ही वर्णों का स्वर होना बहुत आवश्यक है, ठीक है बच्चों। स्वर संधि के अंदर दोनों ही वर्ण कैसे होंगे, आपके स्वर होंगे। लेकिन बच्चों व्यंजन संधि के अंदर दोनों ही वर्ण आपके स्वर और व्यंजन हो सकते हैं, दोनों स्वर कभी नहीं होंगे, एक व्यंजन का होना कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। उसी तरीके से विसर्ग संधि, विसर्ग संधि के अंदर बच्चों, विसर्ग संधि के अंदर इस तरीके से वर्ण आते हैं। पहला शब्द यह है आपका, दूसरा शब्द यह है आपका, ठीक है। अब यहां पे विसर्ग के साथ, जैसे यहां पे विसर्ग लगा है तो विसर्ग के साथ बच्चों व्यंजन भी हो सकता है, राइट। विसर्ग के साथ बच्चों स्वर भी हो सकता है, क्लियर है, ठीक है ना। तो विसर्ग संधि के अंदर विसर्ग के साथ व्यंजन भी मिल सकता है, विसर्ग के साथ स्वर भी मिल सकता है। लेकिन व्यंजन संधि के अंदर एक व्यंजन का होना आवश्यक है या कंपलसरी है, ठीक है बच्चों। इसमें एक व्यंजन होगा, एक स्वर होगा, एक स्वर होगा, एक व्यंजन होगा, दोनों व्यंजन होंगे। मतलब यहां पर जब भी दो वर्णों का मेल होगा बच्चों, उन दो वर्णों के मेल में से एक वर्ण आपका व्यंजन 100% होगा, ठीक है। लेकिन अगर स्वर संधि की बात करते हैं बच्चों, तो स्वर संधि के अंदर दोनों ही वर्णों का मेल कैसा होगा बच्चों, दोनों ही वर्ण स्वर होंगे, क्लियर है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, ठीक है बच्चों, या स्वर संधि के भेद, राइट। देखो स्वर संधि के भेद, ठीक है बच्चों, स्वर संधि के भेद। देखो बच्चों स्वर संधि के भेद, सबसे पहली संधि दीर्घ संधि, ठीक है बच्चों। दूसरी संधि गुण संधि, ठीक है बच्चों। तीसरी संधि वृद्धि संधि, ठीक है बच्चों। फोर्थ संधि यण संधि, और फिफ्थ संधि बच्चों अयादि संधि, ठीक है बच्चों, क्लियर है। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के कितने भेद हैं बच्चों, 5। कितने हैं, 5 भेद। स्वर संधि के भेद 5, एक दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। देखो बच्चों सबसे पहली बात, बच्चे संधि को सोल्व करने में समस्या का सामना करते हैं, उसका रीजन क्योंकि बच्चे ये ही नहीं पहचान पाते कि शब्द में संधि होगी कौन सी। तो वो फॉर्मूला क्या लगाएं या ट्रिक क्या लगाएं और कैसे समझें कि संधि कौन सी है क्या नहीं है। अगर बच्चों आप सिंपल सा संधि को समझ जाते हो कि ये कैसी संधि है, गुण है, वृद्धि है, अयादि है, यण है, दीर्घ है, अगर आप समझ जाते हो तो फिर सोल्व करने में किसी भी समस्या का सामना नहीं होगा। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही है बच्चों कि हम यही नहीं पहचान पाते कि वो संधि है कौन सी, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमें इसी चीज पर ध्यान देना है कि वो हम किसी शब्द को देखें और देखने के बाद सिंपल आसानी से बता सके कि इसमें गुण संधि है, वृद्धि संधि है या अयादि संधि है। जब हम उस शब्द को आसानी से पहचान लेंगे कि गुण है, दीर्घ है या अयादि है, तो सिंपल सी बात है, फिर हमें सोल्व करने में समस्या नहीं होगी। लेकिन जब हम शब्द को देखकर ये ही नहीं बता पाते कि इसमें संधि कौन सी है, ठीक है, तो फिर हम उसे सोल्व करें क्या, ठीक है बच्चों। तो मैं आपको सबसे पहले यहाँ पॉइंट टू पॉइंट इतनी बात बताऊंगा कि हम संधि को पहचाने कैसे, क्लियर है, कि हम संधि को पहचाने कैसे कि वो संधि कौन सी है, दीर्घ है कि गुण है, वृद्धि है कि अयादि है, ठीक है बच्चों। तो इधर जरा ध्यान से कंसंट्रेशन बना के रखो बच्चों। अगर ये पॉइंट समझ में आ गया तो गारंटी के साथ आपको आप संधि सोल्व करने में समस्या का सामना नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस के साथ इधर ध्यान दो बच्चों, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जैसे दीर्घ संधि की बात हो रही है बच्चों, दीर्घ का मतलब क्या होता है, दीर्घ का मतलब क्या होता है बच्चों, बड़ा। अब यहां पे क्या है बच्चों, यहां पर सिंपल सी बात आती है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर।
बच्चों हम स्वरों को दो पार्ट में डिवाइड करके पढ़ते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। तो यहाँ पे बच्चों ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर का मेल किससे होगा बच्चों? ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर। ठीक है बच्चों, दीर्घ संधि के अंदर ह्रस्व स्वर प्लस दीर्घ स्वर। अब यहां ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है बच्चों? ह्रस्व स्वर। ठीक है बच्चों, अब इसमें ह्रस्व स्वर में क्या क्या आता है? ए, ई, उ और री। ठीक है बच्चों, आ, ई, उ, री। ठीक है, अब इन्हीं का मेल, इन्हीं चारों का मेल बच्चों, इन्हीं चारों का मेल इन्हीं किन्हीं चार से होगा, जैसे ए, ई, उ, री। ठीक है ना, इन्हीं चार से होगा। या इन चारों का मेल प्लस आ, बड़ी ई, बड़ा उ प्लस री। ठीक है, मतलब कहने का यहां पर जब दो वर्णों का मेल होगा, ठीक है बच्चों गौर से ध्यान देना, यहां पर जब दो वर्णों का मेल होगा तो दोनों ही वर्ण सेम होंगे। क्लियर है? यहां पर जब दो वर्णों का मेल होगा दोनों ही वर्ण सेम होंगे। बस उनमें सेम होने का मतलब क्या है? अगर कंठ्य वर्ण है तो कंठ्य ही होगा, तालव्य है तो तालव्य ही होगा। लेकिन ये नहीं है कि सेम होने का मतलब कि अगर ए है तो ए ही होगा। ठीक है ना, तो ए है तो ए ही होगा। देखो जैसे ए है तो ए का मेल ए, ये कंपलसरी नहीं है कि ए का मेल ए के साथ ही हो। ठीक है, कहीं पे आपको ये भी मिलेगा, कहीं पर आपको बच्चों ये मिलेगा ए प्लस आ। राइट, क्लियर है? कहीं पर आपको क्या मिलेगा? आ प्लस आ। राइट, और कहीं पर बच्चों आपको क्या मिलेगा? आ प्लस ए। क्लियर है? लेकिन अब इतना तो समझ में आया कि यहां पर जिन दो वर्णों का मेल होगा, ठीक है बच्चों, अगर इतना क्लियर है तो समझ लो आपको संधि करने में कोई दिक्कत नहीं आनी है। यहां पर जब भी वर्ण आएंगे सेम सेम क्वालिटी के होंगे, सेम वर्ग के होंगे। अगर ए है तो ए ही होगा, लेकिन ए छोटा भी हो सकता है और बड़ा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, और अगर ई आएगा, अब जैसे ई की बात कर लेते हैं यहां पे। ठीक है बच्चों, यहां पे ई है, ई के साथ ई ही आएगा। ये नहीं कि ई के साथ ओ आ जाए, या ई के साथ ए आ जाए, या ई के साथ ओ आ जाए, या ई के साथ आ जाए, ऐसा नहीं है। अगर ई आया है तो बच्चों ई के साथ ही ई आएगा। अब यहां पे ई आपका छोटा भी हो सकता है और ई बड़ा भी हो सकता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे ऊपर वाले में देखो दोनों छोटे ई थे। ठीक, अब यहाँ पे छोटा ई और बड़ा ई। क्लियर है? अब दूसरे में जैसे बड़ा ई प्लस छोटा ई। ठीक, या दोनों ही बड़े ई। ठीक, तो दोनों छोटे ई भी हो सकते हैं। ठीक, छोटे ई के साथ बड़ा ई भी हो सकता है, या बड़ा ई के साथ छोटा ई हो सकता है, या दोनों बड़े ई हो सकते हैं, लेकिन दोनों है सेम वर्ग के। तो बच्चों स्वर संधि के अंदर, ठीक है ना, स्वर संधि के अंदर जो दीर्घ संधि होती है, उस दीर्घ संधि के अंदर जब भी दो वर्णों के अंदर विकार होगा या विकार उत्पन्न होगा, तो क्लियर सी बात प्यारे बच्चों, इन दोनों ही विकारों में या दोनों ही वर्णों में जो मेल होगा, दोनों वर्ण एक ही वर्ग के होंगे। बस इतना ध्यान रखना है, जहां पर दोनों वर्ण एक ही वर्ग के हों, सिंपल सी बात है, वहां दीर्घ संधि होगी। और इस दीर्घ संधि के अंदर आपको सिर्फ चार ही वर्ण याद रखने हैं बच्चों, ए, ई, उ और री। अगर ये चारों वर्ण याद हैं तो बच्चों ध्यान रखना यहां पर इन ही वर्णों का मेल होना है। अब री के अंदर तो बच्चों छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, री तो री है। ठीक है ना, अब यहाँ री के लिए कैसे होता है बच्चों, देखो जैसे यहां पर एक शब्द है पितृ प्लस ऋण। ठीक है, यहां पे क्या शब्द है? पितृ प्लस ऋण। अब इसको हमें मिला के एक नया शब्द बनाना है, तो हम इसको कैसे बना सकते हैं बच्चों? ये क्या है? ये रीरी है, ये क्या है? ये रीरी है, दोनों को मिला के क्या बनेगा बच्चों? रीरी बनेगा। तो ये क्या हो जाएगा? पितरण। ठीक है बच्चों,
क्या बन जाएगा ये री। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ये आपका तय और तय में रे और ये हो गया ऋण, क्या बन गया पितृण। क्लियर है। तो यहाँ पे तो देखो छोटा बड़ा कुछ नहीं होता, यहाँ रीरी यहाँ रीरी यहाँ रीरी, अब ये जो होता है ये रीरी ही होता है। रे बच्चों देखो रे कितने तरीके के होते हैं, एक रे ऐसे लगता है, क्लियर है, एक रे ऐसे लगता है, एक रे ऐसे लगता है, ठीक है, और एक रे नहीं, अभी इतना ही देखो। अब जैसे ये है तो अब ये वाला जो रे होता है बच्चों ये रीरी वाला होता है, लेकिन ये रे ये वाला होता है और ये वाला रे भी ये वाला होता है, लेकिन ये वाला रे ये वाला होता है। क्लियर है। तो आपको ध्यान देना है, यहां पर अगर ए के साथ है तो ए ही आएगा, ठीक, ई है तो ई ही आएगा, ऊ है तो ऊ आएगा, रिरी है तो रिरी आएगा। जहां पर इस तरीके का मेल होता है बच्चों उसे हम दीर्घ संधि कहते हैं। दीर्घ संधि में आपको बस एक ही चीज याद रखनी है बच्चों, हास्व स्वरों का मेल हास्व स्वरों से ही होता है, या हास्व स्वरों का मेल दीर्घ स्वरों से होता है, या दीर्घ स्वरों का मेल हास्व स्वरों से होता है। लेकिन बच्चों जहां भी मेल होगा वहां हास्व स्वरों का बड़ा रूप या छोटा रूप यही मिलेंगे। मतलब हास्व स्वर में आपके 4 वर्ण आते हैं ए ई उ और री, तो इन चारों का मेल इन ही चारों वर्गों के वर्णों से होना है, लेकिन सेम वर्णों से। ए का मेल आ के साथ ही होगा, ई का मेल ई के साथ ही होगा, ऊ का मेल ऊ के साथ होगा और री का मेल री के साथ होगा। यहां पर मेल परिवर्तन नहीं होगा। दीर्घ संधि के अंदर सेम कैटेगरी या सेम वर्ग सेम ही वर्ण आएंगे, बस वो वर्ण छोटे बड़े हो सकते हैं, ए आ ई उ, ठीक है ना। अब जैसे ए आ है तो ए के साथ आ ए इस तरीके से तो सेम ही आने हैं। क्लियर है बच्चों। अब हम बात करते हैं देखो गुण संधि की। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं गुण संधि की। गुण संधि के अंदर, ठीक है बच्चों, ए और आ, ठीक, फिर ए फिर आ, ठीक। देखो बच्चों ए और आ के बाद यहाँ पे सीधा सीधा हम ऐसे लिख सकते हैं, ए आ के बाद दोनों ई और दोनों ऊ, ठीक है ना, और री, ठीक। देखो ए आ के बाद दोनों ई में से कोई भी आ सकता है, या ए आ के बाद दोनों ऊ में से कोई भी आ सकता है। क्लियर है बच्चों। ए आ के बाद दोनों ई में से कुछ भी या दोनों ऊ में से कुछ भी या री, इन्हीं का मेल होगा। ए आ के बाद जैसे ए आ लिखा हमने, ए आ के बाद यहाँ लिख दिया ई, यहाँ लिख दिया बड़ी ई, ठीक, यहाँ लिख दिया बड़ी ई और यहाँ लिख दिया छोटी ई, ठीक। अब दोनों देखो चारों चेंज हो गए, छोटा है छोटी ई, बड़ा आ बड़ी ई, छोटा है बड़ी ई, बड़ा आ छोटी ई, सब चेंज हो गया, सेम तो नहीं रहा। अब यहां अगर इनका मेल इसके साथ होता है, ठीक है बच्चों, ए और ई का मेल होता है तो ए बनता है, ठीक, आ ई का मेल होता है तो भी ए बनता है, इसका मेल होता है तो भी ए बनता है, इसका मेल होता है तो भी ए बनता है, तो भी क्या बनेगा ए। क्लियर है बच्चों। ठीक है। तो इसी तरीके से अब यहां पे मात्रा कैसी लगेगी, अब एक ही मात्रा तो यही लगती है ना, ठीक, तो यहां पे सब तरीके से मात्रा यही वाली ये वाली, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से ए आ, अगर हम ए आ की बात करें यहां पे ए आ ए आ, अब इसके बाद बच्चों ऊ लगा दें, ऊ लगा दें, ऊ लगा दें, ऊ लगा दें, बच्चों यहां पे एक ही चीज आएगी, पता है क्या, ओ, ठीक है, ठीक है, दोनों क्या आएंगे ओ, ये ओ, तो यहां पे क्या हुआ, ये सिंगल मात्रा ओ की सिंगल मात्रा, ठीक है बच्चों। तो यहां पे क्या है, दूसरा एक चीज और ध्यान दो, जब दो अलग अलग चीजों से एक नई चीज बन रही है तो सिंपल सी बात में
वहां मेल में कहीं ना कहीं गुणात्मक रूप आपको देखने को मिल रहा है। गुणात्मक मतलब चेंज, परिवर्तन होना तो गुणात्मक ही है भाई। ए और ई मिला के ए बना रहे हैं तो अलग चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, तो कोई ना कोई क्वालिटी दिख रही है, तो गुणात्मकता की बात हो रही है। तो गुण संधि किसे कहते हैं, ठीक, जहां गुणात्मकता दिखाई दे या अलग ही विकार बने। अब यहां जैसे ए आ था, तो भाई ए के साथ ए आ मिल रहा है तो आ ही तो बनना है, सिंपल सी बात है। इसमें क्या चेंज हुआ भाई, ए आ तो आ ही बनना है, लेकिन यहाँ ए के और ई के साथ मिला के तीसरा बनना है, तो एक बहुत बड़ी बात है भाई, एक अलग परिवर्तन हो रहा है। ए आ के साथ ई मिल रहा है तो ए बनना है, उसी तरीके से आ प्लस ई के साथ ए बनना है तो भी चेंज हो रहा है, तो इसी तरीके से ए ऊ के साथ ओ बनना है। क्लियर है, तो यहाँ पे गुण परिवर्तन, ठीक। उसी तरीके से जैसे एक शब्द लिखते हैं हम, सप्त प्लस ऋषि, ठीक, क्या शब्द है, सप्त ऋषि। अब यहां पे सप्त तय, क्या है यहाँ पे, तय, और अगर आप तय को बोलोगे तो क्या आएगी ध्वनि, ए, तय मतलब ए। अब यहां ए के बाद क्या है बच्चों, ऋषि, तो इसके मेल से बनता है बच्चों अर, अर, ठीक है। अब यहां पे अर बन गया। अब यहां पे सप्त ऋषि, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, सप्त ऋषि, ब्रह्म ऋषि, देव ऋषि, ठीक है। अब सप्त ऋषि, देव ऋषि, ब्रह्म ऋषि मतलब जितने भी ऋषि आएंगे, जितने भी ऋषि होंगे, बस इस चीज का ध्यान रखना, जितने भी ऋषि होंगे सबके सब गुण संधि में आएंगे। अब आप सिंपल सी बात सोचो बच्चों, ऋषि की बात हो रही है, साधु संतों की बात हो रही है, और अगर ऋषि की बात हो रही है तो सिंपल सी बात है, ऋषि एक महान आत्मा होती है, एक गुणवान व्यक्ति होते हैं। ऋषि संत ऐसे ही नहीं बना जाता, ठीक है ना। कुछ होते हैं जो वैसे ही अपना नॉर्मल मांग खाने वाले होते हैं, लेकिन एक जो संत होता है असली में संत, बहुत गुणवान व्यक्ति होता, बहुत महान व्यक्ति होता। अब जैसे सप्त ऋषि, देव ऋषि, देव ऋषि नारद जी को बोलते थे, क्या छोटी मोटी हस्ती थी नारद जी। तो इसी तरीके से अगर सप्त ऋषि तो गुणवान व्यक्ति है, तो जितने भी गुणवान व्यक्ति होंगे विशेषकर ऋषि संबंधित, सबके सब आपको गुण संधि में मिलेंगे। तो बच्चों गुण संधि के अंदर पहचान ध्यान रखना, अभी बता रहा हूं आपको, देखो एक सेकंड। गुण संधि के अंदर पहचान, ठीक है बच्चों, गुण संधि के अंदर पहचान होगी, ठीक, ए या यहां पर जो मात्रा होगी बच्चों, या तो छोटे ए की होगी या छोटे ओ की होगी, ठीक है ना। यहां पर मात्रा छोटी होगी, सिंगल वाली, ठीक। अब बात करते हैं वृद्धि संधि की। वृद्धि संधि के अंदर बच्चों, वृद्धि संधि के अंदर हमेशा मात्रा मिलेगी आपको, बस इतना ध्यान रखना सबसे पहले पहचानने के लिए। वृद्धि संधि में आपको वो शब्द मिलेंगे जिन पर डबल मात्रा होगी। क्लियर है, दोनों ए हो या दोनों ओ हो, वृद्धि संधि के अंदर आपको डबल मात्रा मिलेगी 100%, ठीक है। अब उसी तरीके से यण संधि, यण संधि के अंदर आता है बच्चों यह और वह, ठीक। यण संधि के अंदर दो वर्ण मिलेंगे आपको, यह और वह, ठीक। अयादि संधि, अयादि संधि के अंदर भी इसी तरीके वर्ण मिलते हैं बच्चों, आय या ए, ठीक, अब या आव, ठीक है बच्चों। क्लियर है, आय, अब या आव, ठीक है। अब यहां पे अगर आप इसको नॉर्मल लिखोगे तो ये कैसे मिलेगा आपको, लिखा हुआ ऐसे, ठीक। ए कैसे मिलेगा, ऐसे, अब कैसे मिलेगा, वैसे, और आप कैसे मिलेगा, ऐसे, ठीक है। यह और वह सेम है, यह और वह सेम है, बस यहाँ यह के पहले आ भी मिल सकता है और बा के पहले भी आ मिल सकता है। लेकिन अब आप बोलोगे कि दोनों में सेम है, यह भी सेम है और वह भी सेम है, तो हम कैसे पहचाने कि ये अयादि है और या कैसे पहचाने कि ये यड़ है, भाई ये भी तो समस्या है कि जब दोनों जगह यह है तो फिर दिक्कत कहाँ है, हम कैसे पहचाने। तो बच्चों सिंपल सा इसकी पहचानने की एक आपको बहुत ही आसान ट्रिक बता रहा हूं, अगर ये याद रख ले तो समझ लो स्वर संधि से आप कभी भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। देखो इसमें सिंपल और आसान ट्रिक क्या है बच्चों, नोट डाउन कर लेना, अपने दिमाग में भी बिठा लेना,
इन दोनों को पहचानने में बच्चे गलती कहाँ करते हैं? बच्चों यहाँ पर कुछ गलती नहीं करनी है, यहाँ पे सिर्फ एक ही शब्द पे ध्यान देना है। जैसे यहाँ भी यह और वह है, यहाँ भी यह और वह है, तो दोनों में चेंज क्या है या अलग क्या है? बच्चों दोनों में अलग नॉर्मल सी चीज है। जैसे यह है, अगर इस यह के पहले कोई भी वर्ण मिलेगा वो आपको आधा मिलेगा। क्लियर? वह के पहले कोई भी वर्ण मिलेगा वो आधा मिलेगा। जैसे हम एक शब्द लिखते हैं प्रत्येक, प्रत्येक। ठीक है बच्चों, अब यहां पे ये आ गया और इसके आगे सॉरी, जैसे प्रत्येक लिखा, ठीक। अब इस शब्द में यह है और यह के पहले आधा तय है, ठीक। जैसे अन्वेषण, ठीक, वह के पहले आधा न है कि नहीं है? क्लियर है? अब आप बोलोगे कि नेक बै के पहले आधा न है, यह के पहले आधा तय है, चलो क्लियर है। अब इधर हम बात करें, जैसे यहां मिलेगा आपको नाविक, ठीक, नाव, ठीक, नायक, ठीक, नयन। अब देखो यहां यह है बच्चों, इसके पहले पूरा वर्ण है, यहां सेम कंडीशन ये वाली है, उसके पहले पूरा वर्ण है, यहां सेम कंडीशन ये वाली है, इसके आगे पूरा वर्ण है, यहां सेम कंडीशन ये वाली है, इसके आगे पूरा वर्ण है। तो बच्चों अयादी संधि के अंदर यह और वह के पहले जो भी वर्ण आएगा वो पूरा आएगा, ठीक। अयादी संधि में यह और वह के पहले जो भी वर्ण होगा बच्चों वो पूरा होगा। यड़ संधि के अंदर यह और वह के पहले जो भी वर्ण होगा वो आधा होगा। क्लियर है बच्चों? अब समझ में आया? दूसरा, अब बच्चों आप बोलोगे कि सर आप चलो यहां तो इतना क्लियर हो गया कि यह के पहले जहां आधा वर्ण होगा वहां हमें सोचना ही नहीं, यड़ संधि लगा देना है। यह वह के पहले आधा वर्ण जहां होगा यड़ संधि लगा देना, लगा देंगे, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आप बोलोगे कि अयादी के आगे चलो पूरा है, ये हमने अयादी लगा दिया। लेकिन यहां आपको देख के एक चीज और थोड़ा सा कंफ्यूजन कर रही होगी बच्चों। जैसे प्रत्येक है, प्रत्येक है, अब प्रत्येक में ए है, क्लियर है, ए है। अब ए हमने यहां भी बताया है कि नहीं? यहां भी एक बताया है। तो अब जब यहां ए है यहां ए है, दोनों जगह मात्रा सेम है, तो फिर अब दिक्कत कहां है? अब ये यड़ है कि गुण है? अब देखो यह के पहले आधा वर्ण है, तो आपको कुछ नहीं करना, पहले ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ठीक। और अगर पूरा वर्ण है और ये मात्रा लगी है तो फिर पहले इसका ये फॉर्मूला लगाना है। अब हम अलग अलग सारे एक संधि के फॉर्मूले को देखते हैं कि कौन सा क्या है, कैसे बनेगा, क्या होगा। ठीक है बच्चों, इसके लिए एक बार और रिपीट कर लेते हैं। यहां पर आएगा सेम, हास या दीर्घ स्वर के बाद सेम स्वर आएंगे, ठीक। गुण संधि के अंदर बच्चों सिंपल सी बात, अब यहां तक तो बच्चों क्लियर हो गया होगा। देखो ठीक है बच्चों, गुण संधि के अंदर सिंगल मात्रा, वृद्धि संधि के अंदर बच्चों डबल मात्रा, ठीक। यड़ संधि के अंदर यह और वह, अयादी संधि के अंदर यह और वह। अब यहां ये भी हो सकता है और यहां ये भी हो सकता है, लेकिन इसके आगे ये मिलेंगे। और यही नहीं कि यही मिलेंगे, कुछ भी मिल सकता है बच्चों, ठीक है ना, कुछ भी मिल सकता है, ये नहीं कि आदत है और आदत नहीं मिले, ठीक है ना। तो आधे वर्ण यहाँ पे मिलेंगे, यह और वह के पहले जहां आधा वर्ण होगा वो यड़ संधि होगा, और यह और वह जहां पे पूरा है उसके पहले पूरा वर्ण है, समझ लो अयादी संधि है। जहां पर मात्रा सिंगल लगी है वहां अधिकांशतः नहीं 99% गुण संधि है। जहां पर डबल मात्रा लगी है बच्चों वहां पर वृद्धि संधि है। और जहां पर सेम वर्णों का योग, सेम वर्ग के वर्णों का मतलब हास स्वर या दीर्घ स्वरों का सेम वर्णों का मेल होता है बच्चों, तो वो दीर्घ संधि होती है। क्लियर है? अब बच्चों हम एक एक संधि पे अलग से बात करेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही काफी है संधि से, बाकी नेक्स्ट सेशन के अंदर हम एक एक संधि को अलग अलग बात करेंगे। अब बच्चों यहां से आपको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि आप किसी भी शब्द को देख के ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि ये कौन सी संधि है, ठीक है ना। जैसे हमने एक शब्द लिखा बच्चों, चलो आज के सेशन को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं, जैसे एक एक लिखा, क्लियर है।
तो यहाँ पे डबल मात्रा आ गई, तो आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आना चाहिए कि ये वृद्धि संधि है। ठीक, यहाँ पे हमने एक शब्द लिखा महेश, यहाँ पे सिंगल मात्रा, आपको दिमाग में आ जाना चाहिए कि ये गुण संधि है। ठीक है, अब यहाँ पे कोई इस तरीके की मात्रा है नहीं, यहाँ पे आ वाली मात्रा आएगी, ई वाली आएगी, यहाँ इस तरीके की मात्राएं आएंगी, या इस तरीके की, सॉरी इस तरीके की मात्राएं आएंगी, या इस तरीके की मात्राएं आएंगी, बस यहाँ पर ये वाली मात्रा मिलेंगी आपको। दीर्घ संधि के अंदर क्या मिलेगा बच्चों, एक तो आ की मात्रा, छोटी ई की मात्रा, बड़ी ई की मात्रा, छोटा ऊ, ये वाला और ये वाला, इस तरीके की मात्राएं मिलती हैं देखने के लिए। ठीक है ना, लेकिन ये अधिकांश मिलती कौन सी है, बड़ी वाली, इधर से मिलेगी, आ मिलेगा, बड़ा ऊ मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो दीर्घ संधि के अंदर, दीर्घ संधि के अंदर बच्चों कौन सी मात्राएं मिलेंगी, ये वाली, ये और ये। ठीक, बस इसको ध्यान रखना है। दीर्घ संधि के अंदर ये वाली मात्रा होगी, गुण संधि के अंदर ये वाली मात्राएं होंगी, वृद्धि संधि के अंदर ये वाली मात्राएं होंगी। जैसे ये है, ये वह के पहले आधा से है, आप सीधा सीधा सोच सकते हो कि क्या है, यड़ संधि है। क्लियर है। इसी तरीके से प्रत्यक्ष, ठीक, अब यह के पहले आधा तय है, इसका मतलब क्लियर है कि ये यड़ संधि है। ठीक, अब यहां जैसे नयन, नाभ, और वह के और यह के पहले सिंपल सी बात है पूरे पूरे वर्ण है, आदि संधि है। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही काफी है। यहाँ से आप शब्द को देख के सीधा सीधा पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि है। 99% सही होगी, कुछ एक दो अपवाद होते हैं वो सब हम क्लियर कर लेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। कल सेशन में बच्चों हम एक एक संधि को अलग अलग से देखते हैं कि किस में किस तरीके से चेंजेज आ सकता है। ठीक है ना, कैसे परिवर्तन होता है, कैसे कैसे मात्राएं लगती हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ हम नेक्स्ट सेशन में देखेंगे बच्चों। आई होप कि सबको आज जितना पढ़ा है अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर बच्चों इतना आज की वीडियो से क्लियर है तो गारंटी से आप संधि से कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ के आएंगे। ठीक है बच्चों, अब मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर।